सुहेल रास्ता भटक कर जंगल की तरफ निकल गया था। वो अपने नाना कमरुद्दीन के गांव 2 माह की छुट्टियां गुजारने आया था। सुहेल मैट्रिक का तालिबे इल्म था। वो शहर में रहता था, लेकिन उसे गांव की जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी। जब 2 माह की छुट्टियां हुई थीं, तो वो अपने नाना कमरुद्दीन के पास जरूर आता। उसके मामू गुलाम मुस्तफा और मुमानी फातिमा भी उसकी आमद पर बहुत खुश होते थे। उसके कजन शाहिद, आरिफ और फहमीदा का भी छुट्टियों में उसके साथ अच्छा वक्त गुजरता था। सुहेल को खेत खलियान देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अकेला ही खेतों में सैर को निकल जाता था। उस वक्त भी वो पगडंडियों पर चलता हुआ रास्ता भटक कर कहीं से कहीं निकल गया था, और उसे ये भी ध्यान नहीं रहा था कि वो जंगल में निकल आया है। इसलिए जब जानवरों की आवाजें सुनी तो बुरी तरह खौफजदा हो गया। उन दिनों जंगल में आसेब का राज था। शाम ढलते ही आसेब जंगल में आ जाने वाले इंसानों को पकड़ लेते थे, और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चलता था कि वो शख्स कहाँ चला गया है। सुहेल रास्ता भूल चुका था। ये एहसास होने पर वो और भी ज्यादा खौफजदा हो गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने नाना के घर कैसे जाए। वो एक सिमत चलकर ये सोचता कि अब जरूर वो गांव पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो दोबारा खुद को जंगल में पाता। गांव जाने की कोशिश में हर तरफ तारीकी छा गई थी। सुहेल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मामू को कॉल लगाई। हेलो मामू जान, मैं रास्ता भटक कर जंगल में निकल गया हूँ और वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। राब्ता होने पर सुहेल ने कहा, तुम ऐसा करो, जहां हो वहीं रुक जाओ। हम मोबाइल की लोकेशन की मदद से तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, और हाँ, मोबाइल ऑन रखना। मेरा मोबाइल आपको ऑन मिलेगा। सुहेल एक बहादुर लड़का था, लेकिन उस वक्त जंगल में खुद को अकेला महसूस करके खौफजदा हो रहा था। उसने जंगल में आसेब के मुतालिक मुख्तलिफ कहानियां सुनी थीं, इसलिए ज्यादा खौफ आ रहा था कि कहीं कोई आसेब अचानक से सामने ना आ जाए। एक मकाम पर उसे एक चुड़ैल नजर आई। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था। सर पर लंबे लंबे बिखरे हुए बाल थे। मुंह से लंबे लंबे 2 दांत बाहर को निकले हुए थे, जिन पर खून लगा हुआ था। रात की तारीकी में वो चुड़ैल बहुत ही खौफनाक लग रही थी। वो सुहेल की जानिब बढ़ी। उसे अपनी जानिब बढ़ता देखकर सुहेल के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और एक तरफ भाग उठा। अभी वो थोड़ी दूर ही चला था कि एक झाड़ी से 2 चुड़ैलें बरामद हुईं। उन्होंने भी सफेद कपड़े पहने हुए थे। सुहेल ने अपना रुख तब्दील किया। अभी उसने चंद कदम आगे ही बढ़ाए थे कि मजीद 2 चुड़ैलें झाड़ियों से निकलकर सामने आईं। सुहेल फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब वो क्या करे। कई चुड़ैलें आ गई थीं। वो भी उसकी जानिब बढ़ने लगी। सुहेल खौफजदा हालत में इधर उधर भाग रहा था। वो जिस तरफ भागने की कोशिश करता, चुड़ैल उसके सामने आ जाती। भागते हुए अचानक उसके हाथ पांव खुश्क लकड़ी की टहनियों पर पड़े और वो नीचे गिरता चला गया। ये एक गड्ढा था, जिस पर खुश्क लकड़ी की टहनियां डालकर गड्ढे का मुंह ढक दिया गया था, ताकि ये पता न चले कि ये एक गड्ढा है। गड्ढा ज्यादा गहरा न था, वरना ज्यादा ऊंचाई से गड्ढे में गिरने पर वो शदीद जख्मी हो सकता था। चुड़ैलें उसे गड्ढे में गिरता देखकर वहां से दूर हो गईं। ओह, ये बहुत बुरा हुआ है। उन चुड़ैलों ने शिकारियों वाला फॉर्मूला अपनाकर मुझे कैद कर लिया है। अब जब उनका दिल करेगा, आकर पहले मेरा खून पिएंगी और फिर मेरा जिस्म खा लेंगी। सुहेल ने खुद कलामी की। चंद लम्हे गुजरने पर गड्ढे की दीवार हटना शुरू हुई। गड्ढे के अंदर एक रास्ता बन गया था। गड्ढे के अंदर रास्ता बनता देखकर वो हैरत ज़दा रह गया। उस रास्ते से 2 आदमी बरामद हुए और उन्होंने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? अंदर आ जाने पर तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करो। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ आने वाले कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं गया।
फिर तुम्हारी क्या मजाल है जो हमसे बचकर जाओ? क्या तुमने मुझे मारने के लिए गिरफ्तार किया है? सुहेल ने उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुमने इस गड्ढे में गिरकर अपनी मौत को दावत दी है। पहले आदमी ने उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे कत्ल कर देना चाहते हो? इससे पहले भी जिन लोगों को कत्ल किया गया उन्होंने भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, दूसरा आदमी बोला। तुम क्यों इंसानी जानों को जाया करना चाहते हो? ये हमारा पेशा है, ऐसा ना करने पर हम भूखे मर जाएंगे, पहले आदमी ने जोरदार कहकहा लगाया। सुहेल ने बहुत कोशिश की उनकी गिरफ्त से आजाद हो जाए, लेकिन वो आजाद ना हो सका। खासी देर उस सुरंग नुमा रास्ते पर चलते हुए वो एक कुशादा कमरे में आ गए। वो एक तहखाना था जिसके ऊपर कमरे बने हुए थे। तहखाने में मुख्तलिफ इंसानी ढांचे पड़े थे। ये ढांचे देखकर उसे ये समझने में देर न लगी थी कि वो जिंदा इंसानों के आज़ा जिस्मों से निकालकर बेचने का कारोबार करते हैं। उसने कई अंग्रेजी ड्राउनी फिल्में देखी थी। फिल्मों में ऐसे लोगों की कहानी बयान की गई थी जो लोगों को मुख्तलिफ मकामात से अगवा करके एक खास जगह पर लाकर कैद कर देते हैं। बाज अंग्रेजी फिल्मों में ये भी दिखाया गया था कि ऐसे मकामात अस्पताल से करीब होते हैं ताकि फौरी तौर पर उन आज़ा को दूसरे जिस्म में मुंतकिल कर दिया जाए। ये इलाका शहर से करीब था, इसलिए इंसानी आज़ा को आसानी से कार के जरिए पहुंचाया जा सकता था। अपनी आमदोरफ्त और अपने काम को उस कड़े के जरिए करते हैं। गांव के किसी घर में ये काम करने से लोगों की नजर में ये काम आ सकता है और ये पकड़े जा सकते हैं। सुहेल वहां आकर फंस चुका था। उन दोनों ने तहखाने का रास्ता बंद कर दिया था और भारी सा ताला भी दरवाजे पर लगा दिया था कि सुहेल वहां से फरार न हो सके। वो दोनों उसे वहां छोड़कर ऊपर चले गए और अपने बॉस को इत्तला देने गए कि सुहेल को पकड़ने का बता सके। उन्होंने सुहेल की तलाशी अभी नहीं की थी और ना ही उन्होंने उसे बांधा था। सुहेल वहां आकर फंस जरूर गया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे यहाँ निकलने को कुछ ना कुछ करना था। कोशिश ना करने पर उसका भी यही अंजाम होना था। अचानक उसके जहन में मोबाइल का ख्याल आया। मोबाइल ऐसा सहारा था जो उनसे बचा सकता था। उसने फौरन ही मुख्तसरन अहवाल में SMS के जरिए मामू को बयान कर दिया और मोबाइल को साइलेंट करके उसे इंसानी ढांचों के दरमियान छुपा दिया ताकि पुलिस मोबाइल सिम की मदद से वहां पहुंचकर उसे उन जालिम दरिंदों से बचा ले। ये काम करके वो मुतमईन हो गया था। चंद लम्हे गुजरने पर वो दोनों दोबारा तहखाने में आए। उनके साथ एक मोटा आदमी जो खौफनाक चेहरे का मालिक था अंदर आया। सुहेल को देखकर मोटे आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत अच्छे मौके पर यह शिकार हमारे हाथ लगा है। अभी मुझे कॉल आई है कि 15 से 20 साल के बच्चे के गुर्दों की सख्त जरूरत है। हम उस बच्चे के गुर्दे आज ही निकाल कर रवाना कर देंगे। इसकी मौत लिखी थी, जब ही ये हमारे पास पहुंच गया है। क्या तुमने इसकी तलाशी ले ली है? नहीं, पहले आदमी ने कहा। बेवकूफों, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि जब भी किसी को पकड़ो पहले उसकी तलाशी ले लिया करो। बॉस को बेख्तियार गुस्सा आ गया। तहखाने में वो अच्छे मूड में दाखिल हुआ था। उनकी तलाशी ना लेने पर उसे सख्त गुस्सा आ गया। गुस्से में वो और भी बदसूरत लग रहा था। बॉस को गुस्से में देखकर वो दोनों तेजी से सुहेल की तलाशी लेने लग गए। अच्छी तरह तलाशी लेने पर वो बोले, बॉस, इसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइंदा मेरी हिदायत पर सख्ती से अमल होना चाहिए। जी बॉस, ऐसा ही होगा। पहला आदमी डरते डरते बोला। ए लड़के, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। यहाँ कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम चालाकी दिखाकर फरार हो जाओ। सुहेल खामोश रहा। उसे खामोश देखकर बॉस फिर बोला, ये समझदार बच्चा लगता है, ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि हम इसे तकलीफ पहुंचाएं। मैं इसके जिस्म से गुर्दे निकालने का इंतजाम करता हूँ, तुम तब तक के लिए इसके हाथ पांव बांध दो। सुहेल के हाथ पांव बांधने पर बॉस ऊपर चला गया।
उसके साथ वो भी ऊपर चले गए। अब वो अकेला रह गया था। 2 घंटे गुजर चुके थे। सुहेल के मामू पुलिस को लेकर अभी तक नहीं पहुंचे थे। वो अभी यही सोच रहा था कि मोबाइल निकालकर एसएमएस कर दे। बॉस 2 नौजवानों के साथ तहखाने में दाखिल हुआ। एक नजर उसने सुहेल पर डाली और बोला, ए लड़के, मुझे बहुत अफसोस और दुख भी है। तूने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं और मौत से हमकिनार हो जाएगा। जब तुम्हें अफसोस और दुख हो रहा है, फिर मुझे क्यों जान से मारना चाहते हो? सुहेल ने हिम्मत करके पूछा। ये हमारी मजबूरी है। हमारी रोजी लोगों को कत्ल करने से बंधी हुई है। आए दिन हादसात होते रहते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों से जिंदा और पैसे वालों को इंसानी आज़ा की जरूरत पड़ती है। उन अमीरों को बचाने के लिए ऐसा करने पर मजबूर हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तुम इंसानों को कत्ल करके अपने सर गुनाहों का बोझ और बढ़ा रहे हो। तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो। जी, मैं मैट्रिक का तालिब इल्म हूँ और डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। डॉक्टर बनकर तुम भी वही काम करोगे, लोगों के जिस्म चीर कर ऑपरेशन करोगे। नहीं, मैं इंसानों को बचाने की गर्ज से ये काम करूंगा। हम भी इंसानों को आजाद देकर बचा रहे हैं, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम एक इंसान को बचाने की खातिर एक इंसान को कत्ल कर रहे हो। ये इंसानियत की खिदमत नहीं है। बहुत अच्छे ख्यालात के मालिक हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने हमारी आमदो रफ्त का रास्ता देख लिया है, हमारे राज से वाकिफ हो चुके हो। मैं किसी सूरत तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें छोड़ना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। पुलिस एक न एक दिन तुम तक पहुंच ही जाएगी, सुहेल ने कहा। देखा जाएगा। देख क्या रहे हो? उठाओ इस लड़के को और ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा दो। ठीक है, वो दोनों ये कहते हुए आगे बढ़े। बॉस, बॉस, पुलिस आ गई है। एक आदमी घबराते हुए तहखाने में दाखिल हुआ। गधे के बच्चों, पुलिस को बाहर से ही रुखसत कर देना चाहिए था। यह अस्पताल है, उनको हमारे काम पर किसी किस्म का कोई शक हो ही नहीं सकता। अच्छा ठहरो, मैं भी चलता हूँ। बॉस कुछ सोचते हुए ऊपर चला गया। सुहेल पुलिस के आ जाने पर मुतमईन हो गया था। कुछ देर गुजरने पर पुलिस तहखाने में मौजूद थी। पुलिस ने उन आदमियों को पकड़ लिया था और सिम की मदद से ही वो तहखाने के अंदर आई थी। पुलिस को आने में इसलिए देर हुई थी कि पुलिस के पहले ही उस अस्पताल के लोगों पर शक था कि यहाँ गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं। उसके एसएमएस को पढ़कर पुलिस की समझ में सारी बात आ गई थी। शहर से फौरी तौर पर ज्यादा पुलिस मंगवाकर अस्पताल पर छापा मारा गया, जो सुहेल के मोबाइल की मदद से कामयाब हुआ था। उस गिरोह को पकड़वाने पर हुकूमत से सुहेल को भारी इनाम मिल गया था। अखबारात में उस अस्पताल के बारे में सारी तफसीलात शाये हो गई थीं कि अस्पताल के नाम पर वहां क्या हो रहा था। सुहेल को भी उस वाकये से नसीहत हो गई थी कि अकेले ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, वरना इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है।